सभी का आपके अपने इस चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट में। मैं राजीव कुमार और मेरे साथ है हाल ही में यूपीएससी द्वारा आयोजित 2025 के टॉपर प्रांशु गुप्ता जी। तो सबसे पहले प्रांशु गुप्ता जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना ओके। कीमती समय इस सेशन को दिया, जो कि हमारी प्रिपरेशन को काफी मदद करने वाला है। तो धन्यवाद सर। थैंक यू, और थैंक यू। आपको आपकी सफलता के लिए शुभकामना देना चाहूंगा सर, जो आपने अचीव किया है सर। थैंक यू। तो तो सर, सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताएं, जैसे कि आपने आपका प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही सर, और कैसे आप एक आईआईटी होके आपका झुकाव यूपीएससी की तरफ रहा सर। तो पहले पहले तो मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक आपको यू और सर। आपके सभी ही फॉलोअर्स और लिसनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। अ, मेरे बारे में ये है कि मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो दिल्ली में हुई है। उसके जी बाद सर। मैं आईआईटी पटना से मैंने ग्रेजुएशन करी है जी केमिकल सर। इंजीनियरिंग में, और 2022 में मेरा ग्रेजुएशन है। जी अ, सर। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2022 में दिया था, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर 2023 में जी मेरा सिलेक्शन हुआ था आईआरएमएस ट्रैफिक सर्विस में। फिर जी सर। 2024 में मेरा प्री फिर से नहीं हुआ था, और 2025 में, जो कि मेरा चौथा अटेम्प्ट है, उसमें मेरी जी सर। 325 रैंक आई है। अ, जी सर। मैंने ये सिविल सर्विसेज इसलिए चुना क्योंकि कोविड के समय मेरे को एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरह से मैनेज हो रही हैं, कौन मैनेज कर रहा है। और फिर उस क्यूरियोसिटी की वजह से मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें इसका हिस्सा होने की कोशिश करूंगा। जी सर। तो सर, जैसे कि अभी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित होने वाली है मई में, तो आपकी क्या सलाह रहेगी आने वाली परीक्षा के लिए, कि लोग प्रीलिम्स आने वाला है, तो सर आपकी क्या सलाह रहेगी सर उनके लिए। पहली सलाह तो मेरे सभी लोगों के लिए ये है कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए इसको ना दें। जब तक आपकी जी सर। तैयारी इस लेवल की नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं अटेम्प्ट दूंगा तो ना सिर्फ प्रीलिम्स बट पूरा एग्जाम ही क्लियर करके सिलेक्शन ले लूंगा, तब तक जी आप एग्जाम को अटेम्प्ट ना करें। सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि अगर आपका नहीं निकलता है तो आपका जो सीरियस अटेम्प्ट होगा उसमें आपके पास एक बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस का अ, अनुभव रहेगा, जिससे आपका माइंडसेट नेगेटिव रहेगा। दूसरी चीज ये है कि माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखे। मेरा पहला अटेम्प्ट इस वजह से नहीं हुआ था, 2 नंबर से रह गया था, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैंने एंड में 5 क्वेश्चन तुक्के लगाया था जो सारे गलत हो गए थे, जिस वजह जी से सर। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रुक गया था। हाँ, प्रिपरेशन में कमी नहीं थी, माइंडसेट में कमी थी। तो कॉन्फिडेंट रहे, अगर सारा कुछ पढ़ लिया है अपनी तरफ से कि जितनी इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं की जा सकती, कुछ चीजें तो आपके उस पे है, उस दिन वो दिन कैसे जाता है उस चीज पे है। तो जी सर। उस सेंस में आप फिर अपने उस पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने इंस्टिंक्ट्स पे कॉन्फिडेंट रहें, और एग्जाम एनवायरनमेंट में उसी को फॉलो करें। तीसरी जी चीज ये सर। है कि पीवाई क्यूज को इग्नोर ना करें। पीवाई क्यूज पिछले 5-10 साल के आप अच्छे से लगाएं, उनको अच्छे से बार बार रिवाइज करें, तो आपको समझ आने लग जाएगा कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, किस तरह से राइट आंसर्स होते हैं, किस तरह से रॉन्ग आंसर्स होते हैं, क्या होता है। तो आपको एक बहुत ही होलिस्टिक नॉलेज का इंक्रीज होगी आपकी, और प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये, और इसके अलावा तो आपको बेसिक्स तो करने ही है, मतलब थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से करने ही है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक, इसके ये तो मतलब बेस है, इसके बिना तो नहीं हो सकते। ये जी आपका सही सर। रहेगा तो आप बेटर एलिमिनेट कर पाएंगे, बेटर चीज़ों को समझ पाएंगे, बेटर चीज़ों को समझ और ये छोड़ पाएंगे। क्वेश्चंस को छोड़ना भी एक स्किल होती है प्रीलिम्स में, तो ये भी आप जी कर सर। पाएंगे अगर ये हुआ तो। तो सर, एनसीईआरटी की क्या भूमिका रह जाती है सर प्रीलिम्स क्रैक करने में? क्या एनसीईआरटी को हम प्राथमिकता दे सकते हैं, या फिर सिर्फ कोचिंग के नोट्स पे रिलाई रह सकते हैं? देखिए, पर्सनली मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी थी, मैंने कोचिंग के वीडियोस से ही नोट्स बनाए थे, और मैंने टिल डेट इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैं हालांकि कुछ लोग जो कोचिंग नहीं करते हैं उनके पास हाँ जी सर। सोर्सेस के लिए बहुत सारे बुक लिस्ट हर जगह अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसका वो हेल्प ले सकते हैं। मैंने अपने
पर्सनल प्रिपरेशन में मैंने नहीं यूज करा है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैंने सिर्फ कोचिंग नोट से ही करा है, तो और वो मेरे केस में इनफ रहे। बट इसमें जो एक बॉटम लाइन ये है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे ना जाएं, बट एक रिसोर्सेज को मल्टीपल पढ़ें। वो ज़्यादा जी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक एक आपने डिसाइड कर लिया है स्टार्टिंग में कि हिस्ट्री में मैं यही बुक पढ़ूंगा, तो फिर अब उससे मत शिफ्ट होइए, अनलेस कि आपको एकदम ही बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा जो यूपीएससी पूछ रहा है। तब आप उस सेंस में आप रिकंसिडर कर सकते हैं, बट in normal circumstances it is advisable that you stick to your original resource and keep it as short as possible. जी सर। और सर करंट अफेयर्स का काफी लोग बाग दुविधा में रहते हैं कि खास करके हिंदी माध्यम के छात्र, उनके लिए काफी समस्या है कि द हिंदू पढ़ना उनके लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ चढ़ना जैसी बात रह जाती है। तो सर, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रही आपकी सर? हम्म इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो प्रीलिम्स में जैसे हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो जी सर। बहुत रेयर होता है ऐसा क्वेश्चन कि एकदम करंट अफेयर बेस्ड ही हो। और वो होता भी है तो या तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, या वो बहुत ज्यादा इजी होगा, वो मॉडरेट पैरामीटर में आता है, कम है। तो वैसे केस में करंट अफेयर्स की देयर इज नो लिमिट, आप कितना भी पढ़ हाँ जी। सकते हो। मेरे क्या खुला था, मेरा समझ ऑप्शनल लो। मैथ्स था, तो मेरे पास टाइम कम रहता था। ऑप्शनल बहुत बड़ा था वो, और जीएस के बाद करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ने का। तो मैं उसमें PT 365 का यूज करता था फॉर प्रीलिम्स। एंड डेली हाँ मैं सर। न्यूज़पेपर पढ़ता था, इस पर्सपेक्टिव से कि एडिटोरियल वगैरह, नॉट जस्ट कोर न्यूज के लिए कि आज यहाँ पे ये हुआ यहाँ पे हुआ, उसके लिए मैं PT 365 ही पढ़ता था। और एडिटोरियल्स पढ़ने से क्या फायदा मिलता था कि पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता था, कि एक ही इशू पे आपको आज कोई और एडिटर कुछ लिख रहा है, आज कोई और राइटर कुछ और कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपका नजरिया बनता है चीजों को देखने का, कि इस लेंस से भी देख सकते हैं, इस लेंस से भी देख सकते हैं, और फिर आप अपना लेंस बनाओ। ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका खुद का एक सोच डेवलप हो रही है कि नहीं। तो इसलिए इस चीज में ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे मेंस में भी अगर आप GS 2 का पेपर आप देखें, तो रिसेंट टाइम्स में ये एकदम प्रॉपर कन्वेंशनल क्वेश्चन से ज्यादा वो स्टेटमेंट जैसा हो गया है। जी और वो आपको जी सर। न्यूज़पेपर पढ़ के ही समझ आएगा मेरे हिसाब से, कि वो एग्जामिनर पूछ क्यों रहा है जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब देर इज अ रीजन जी वाई अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। तो वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के समझ आता है ये चीज की दुनिया में चल क्या रहा है। कि अगर जुडिशरी पे क्वेश्चन है तो जुडिशरी पे क्या आजकल किस बारे में चल रही है, क्या लोग सोच रहे हैं। और आप जैसे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, मैं हाँ हिंदू जी अगर सर। आपको इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा हैवी लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू से ही होगा। आप अगर आपको पर्सपेक्टिव से चाहिए तो आप ये संसद टीवी के डिबेट सुन लीजिए। हर इशू पे उनके रोज डिबेट्स होते हैं, उनको आप सुन के जी उन पे आप वो बना सकते हैं। दूसरी चीज, आप इजी जो लिखते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स या कुछ और न्यूज़पेपर्स इजी थोड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उनको भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, मैंने भी हिंदू नहीं पढ़ी है, तो शायद इंडियन एक्सप्रेस भी थोड़ी इजी रहे मेरे को। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि हिंदी में वो किस लेवल पे आती है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये एक बैरियर होना चाहिए। मतलब ये मेरे हिसाब से एक रियल में बैरियर है कि नहीं, बट साइकोलॉजिकल बैरियर आप बना लेंगे अगर आपने जी इसको इस तरह से इन चीजों को देखा तो। क्योंकि आज के जमाने में मुझे लगता है आप यूट्यूब पे ही आप सुन के भी बहुत सारा न्यूज न्यूज कंज्यूम कर सकते हो, rather देन जस्ट रीडिंग। और जी फैक्ट्स के सर। लिए तो आपके पास अ, वो है ही PT 365 या करंट अफेयर मैगजीन्स, जो भी आप रेफर करना चाहें। वो प्रीलिम से पहले आप वो कर लें, मेन से पहले आप मेंस 365 या अलग न्यूज़पेपर मैगजीन्स है उसको आप रेफर कर लें। तो आई जी थिंक सर। वो मैनेज हो सकती है आज के टाइम में। यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट अबाउट थिंग्स कि किस तरह से आपको करना है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सी सेट जो है सबसे बड़ा सर, सी सेट तो सबसे बड़ा पहाड़ है सर एक तरह से हिंदी माध्यम के लिए। तो सर सी सेट का क्या, कैसा कॉम्प्रहेंशन को कैसे पढ़े, और सर क्वांट क्वांट्स को कैसे पढ़े सर, तो उसके हिसाब से। इसमें देखिए कि अ, मैं इसमें कॉम्प्रिहेंशन का तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं,
क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूं, तो मुझे उस समय नहीं, जिस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। जी। आ, मैं मैथ्स पे ज़रूर बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी मैथ्स रहा ओके। है, और बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो सी सेट मेरे को ज़्यादा टफ नहीं लगता है। बट मैं जी समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को टफ लगे, तो मेरा एडवाइस ये है कि आप बेसिक जो मैथमेटिकल एरिथमेटिकल चैप्टर्स हैं, उनको आप एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं। या आप मतलब 9 10 तक तो सब नहीं कर रखी होती, उस लेवल की मैथ्स आई थिंक इनफ है इन चीज़ों करने के लिए। आपने प्रॉफिट एंड लॉस, प्राइम नंबर्स, और ये कुछ कुछ जो टॉपिक्स आप अ, अगर आप टारगेट रिपीटेटिव है। कर लें। जी जी जी। हाँ सर, ये कुछ टॉपिक्स जो रिपीटेटिव है उन पे थोड़ा सा। हाँ, उनकी आप जैसे मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इस तरह की चीज़ों से आप मतलब आप नेविगेट कर लोगे। और मैथ्स का एलिमेंट उसमें शायद 52 के क्वेश्चंस शायद मैथ्स के आते हैं। तो 52 हाँ में जी से सर, आप बिल्कुल। हमें 67 लाने हैं। तो 67 मतलब कि हम लोग को नेट 27 क्वेश्चंस सही करने हैं, 27, है बिल्कुल ना? सर। तो अगर आप 52 में से 20 क्वेश्चन तो आपके पास एटलीस्ट मैथ्स में ऐसे होंगे जो आप इजीली कर लें। ठीक है। जी सर। और इसके अलावा आप कॉम्प्रिहेंशन के जो 28 क्वेश्चन है, उसमें से आप 10 15 करें। ठीक है, तो एटलीस्ट इतने तो आप सही कर सकते हो बहुत इजीली, और इतना टाइम होता है। इसके अलावा अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारो, कुछ गलत होगा, ये होगा, बट नेट 27 तक आप पहुंच सकते हो। इस मतलब जी सी सेट में मेरा ऐसा रहा है कि मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मेरे 125 से नीचे नहीं आए। तो इस क्योंकि और इस ये ऐसा ऐसा मेरे साथ है कि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का है, इसलिए मेरे वैसे स्कोर है। बट एग्जाम्पल इस चीज का मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कि ये इसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा मत बनाए। ये निकल सकता है, और इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। आपको बस नेट 27 ही सही करना है। बस याद करो, 80 में से 27, 35% भी नहीं हुआ ये। जी सर। और सर कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? एक कहीं, मतलब कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि भाई 500 मॉक टेस्ट देने चाहिए, कहीं बोलते हैं 50 मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो सर आपके हिसाब से एक मॉक टेस्ट का राउंड फिगर कि इतने मॉक टेस्ट दे दो, ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए? देखो, मैं इसमें बताता हूँ कि मेरा 4 में से 2 बार प्रीलिम्स हुआ है, और जी जिस सर। बार प्रीलिम्स हुआ है उस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, और एक बार प्रीलिम्स सिलेक्शन के बाद भी नहीं हुआ है। ठीक है। और जिस साल प्रीलिम्स हुआ है, उस साल मैंने सबसे कम मार्क्स दिए। तो इसका कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में आप कितना भी पढ़ लो, तो 30 से 35 क्वेश्चंस के अलावा आप प्योरली सही जी नहीं कर सर। सकते हो। उसके बाद आपको दो में से एक चुनना है या तीन में से एक चुनना है। इस केस में मैंने जैसे कहा, PYQs ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्राइमरी रखें। इसमें जैसे कि आप जा रहे हैं, तो जो तीन गलत ऑप्शंस है, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ें कि ये तीन क्या क्या एलिमेंट है, क्योंकि अगली बार क्या पता वो सही आंसर हो, उसके बारे में आपका नॉलेज बढ़ेगा। जैसे किसी पॉलिएस्टर का नाम लिखा हुआ है, किसी स्पीशीज का नाम लिखा हुआ है, मान लो आंसर बी है, लेकिन सी में कौन सा स्पीशीज लिखा है मैं उसके बारे में पढ़ लूँ, सी में कौन सा पॉलीमर लिखा है मैं वो भी थोड़ा सा पढ़ लूँ, तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा। मैं नेक्स्ट टाइम बेटर अटेम्प्ट कर पाऊंगा चीज़ों को। इसके अलावा जी मॉक्स देना सबका एक पर्सनल वो होता है कि आपको कितने मॉक्स में कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे इस बार मैंने हर 5 दिन में एक दिया था, और मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, तो मैं शायद 10 दिए थे मैंने, जिसमें से मैंने 2 एग्जाम सेंटर पे जाके दिए थे, एग्जाम का वो इन्वायरमेंट की फील लेने के लिए। तो मैंने जैसे आप 50 या 500, मुझे तो नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिकॉज आपको सिर्फ देना नहीं है, आपको उसको फिर उसमें जो एक्स्ट्रा आपकी गलतियां हुई हैं, आपको समझना है, आपको उनको लिखना है, या कुछ भी आप नॉलेज अपने ऐड करोगे उस चीज से लेकर। तो जी सर। आप देख लीजिए कि आपको कितने नंबर पे कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। जैसे अगर यूपीएससी की आप कट ऑफ देखिए प्रीलिम्स की, तो 92 गई थी इस बार। इन हाँ एनी सर। केस वो 93 94 से ऊपर नहीं जाएगी विद द लेवल ऑफ पेपर जिस जो आजकल आ रहे हैं। तो अगर आप मॉक्स में आपको लग रहा है कि आपके 100 तक मार्क्स आ जाएंगे रियल पेपर में भी, तो फिर बात खत्म हो गई। फिर तो उसके अलावा तो उससे जी आगे जाना नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ते तो है नहीं। आपको तो बस इसको जी क्लियर सर। करना है।
तो क्वालिफाई ऐसा नहीं कर मॉक्स के उससे मत रहे। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक भी मॉक नहीं देते, सिर्फ पीवाई क्यूज करते हैं, मैं कहूँगा पीवाई क्यूज से आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करें। बाकी नॉर्मल मॉक्स आपके ऊपर है कि आपको एक देना है कि 5 देना जी है कि 10 देना है। सर, पीवाईक्यू की बात चल रही है तो सर पीवाईक्यू कितने साल के देने रिलेवेंट है सर? कि कितने, मतलब 5 साल के, 10 साल के, कितने 5 साल देने से चाहिए? और शुरू सर करें। पीवाईक्यू और पीवाईक्यू पढ़ने का एक तरीका सर आप बता दीजिए कि कैसा पढ़ हाँ, सकते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं कि सर सिर्फ पीवाईक्यू देख ही लेते हैं कि हाँ चलो मैंने सोल्व कर नहीं, लिया, इतने मैंने कर लिया, ठीक है, लेकिन वो एनालाइज नहीं कर पाते सर। तो आप एक बार इसके बारे में कुछ बता देखिए दीजिए। मैं बताता हूँ इसको। आप पहले आप 5 साल से शुरू करें कि 5 साल के करने हैं। जैसे अभी जी 2026 का देंगे आप, तो 2021 से शुरू करें। 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल हो गए। और मैं क्या जी करता सर। था, डेली 25 क्वेश्चन करता था। तो 4 दिन में एक साल का हो गया। हाँ 20 दिन सही है में सर। 5 साल के हो गए। और आपको करने कैसे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपने से क्वेश्चन उठाए कि राइट टू राइट, मतलब अपने पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंडर आता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है और आपके 21। पास 21, ठीक है, आपको आंसर पता है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, 16, 19, 20, 21। आंसर तो आपको पता है 21, लेकिन आप इसको सोचे कि पहला ऑप्शन 16, 16 क्यों नहीं हो सकता। बी 19, 19 क्यों नहीं हो सकता। सी 20, 20 क्यों नहीं हो सकता। डी 21, हाँ ये हो सकता है। तो आपको राइट आंसर पे टिक नहीं करना है, आपको गलत को एलिमिनेट करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप टोटल अगर 70-80 क्वेश्चन करेंगे, तो मोर देन 50 तो आप एलिमिनेशन से कर रहे हो। जी आप सर। खुद की नॉलेज से मैक्सिमम 35 कर पाओगे, मैक्सिमम वो भी 35 से ऊपर आप खुद की एकदम एग्जैक्ट नॉलेज से नहीं कर पाओगे। दो में से एक से एलिमिनेट करके ही करोगे। तो आप एलिमिनेट करो। अभी ये सबसे ज्यादा काम आता है आपको इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में, कि आपने अगर एक क्वेश्चन किया और उसमें अगर आपको एक नया स्पीशीज मिला तो 3 गलत भी मिले, वो 3 गलत कई बार अगले साल सही होते हैं। तो उन 3 गलत के जी बारे में सर। भी आपने सीखा। और मैं क्या करता था, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाता था, कि पॉलिटी के नोट्स बना लिए इस अलग, ये पीवाईक्यूज की चीज के अलग, कि अगर कोई 3 ऑप्शन गलत है उनके बारे में वन लाइनर हर तीन, चारों ऑप्शन के बारे में मुझे कुछ ना कुछ वन लाइन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। जी सर। तो ये भी आप सेलेक्टिवली कर सकते हैं, मतलब बहुत ऑब्वियस चीज जो आपकी नॉर्मल नोट्स में लिखी है उसको लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर कुछ नया है, किसी स्पीशीज का बारे में है, तो उसका आईयूसीएन स्टेटस लिख लिया, किस रीजन में मिलता है। कोई नया जी सर। रिवर अगर आपने सुना ज्योग्राफी के किसी क्वेश्चन में, तो रिवर कहाँ से फ्लो होती है, किस में ड्रेन करती है, ये 2-3 चीजें आपने लिख ली हैं, तो वन लाइनर आपको हर गलत ऑप्शन और सही ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। जी और सर। मतलब ऐसे 5 साल से शुरू करें। और अगर टाइम मिलता है तो फिर 10 साल तक जाए या 8 साल तक जाए। 10 साल से पीछे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे जी हिसाब सर। से। तो सर आपका क्या रिएक्शन था जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट हुआ, आया सर? प्रीलिम्स में एक चीज ये रहती है कि आपको पता होता है कि निकलेगा कि नहीं। जी तो सर। जब 2022 में था तब मेरा बॉर्डर केस दिख रहा था, क्योंकि कट ऑफ शायद उस समय उस साल कम गई 80, थी। 87 या कुछ गई थी। और मेरा 80 से लेके 88 तक रेंज बन रहा था। तो जी सर। एज पर मल्टीपल कोचिंग आंसर कीज तो मुझे पता नहीं था। फिर 23 का प्रीलिम्स तो किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टफ आया था। तो हाँ जी उसमें सर। भी फिर जब उस समय जब निकला था तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि एक बार उससे पहले फेल हुआ था और उससे पहले कभी निकला नहीं था। जी तो सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स जब पहली बार निकला तो बहुत खुशी हुई। और फिर तीसरे अटेम्प्ट में वापस मेरा 0.9 नंबर से रह गया था। तो उस समय भी मेरे को एक्सपेक्टेड था कि निकल जाएगा, और बट नहीं निकला। 25 में तो मेरे अभी फॉरेस्ट का क्योंकि मैंने भरा था तो मार्क्स अभी आए नहीं, बट 115 बन रहे थे, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि कट ऑफ तो निकल रहा है। और सिविल और कट ऑफ फॉरेस्ट दोनों का कट ऑफ मेरे निकल गया था। तो इस बार तो मतलब प्रीलिम्स का रिएक्शन ये रहता कि आपको पता होता है कि निकलेगा कि नहीं। और मतलब मतलब ऑब्वियसली हैप्पीनेस होती है जब आपका जी सर। निकल जाता है एक्चुअल में। तो सर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सर प्रीलिम्स और मेंस की साथ में करी थी, या फिर पहले प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं फिर बाद में मेंस कर लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने जब स्टार्ट करी तो मैंने नॉलेज पर्सपेक्टिव से करी थी, कि पहले हर सब्जेक्ट पे एक पकड़ बन जाए। नोट्स मैंने इसलिए बना इस तरह से बनाए थे कि वो मेंस में ही काम आए।
बट जी नॉलेज तो अब आर्टिकल 21 मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आर्टिकल 21 है। मैंने अलग से नहीं बनाया था। बट हाँ, मेंस प्रीलिम सेंट्रिक प्रिपरेशन मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट करी थी। मतलब मार्च मार्च नहीं, मिड मिड फरवरी में फर्स्ट टाइम। जी और शायद 5 जून को था 2022 में प्रीलिम्स, और मैंने मिड फरवरी में उस साल स्टार्ट करी थी। और सिमिलरली 2023 में मैंने अ, उस समय थोड़ा लेट मिड मिड मार्च में स्टार्ट करी थी। और अब मैं मतलब एंड के 2 महीना अ, एकदम प्रीलिम्स पे ही काम करता हूँ। हालांकि 25 में जिस साल अभी रैंक आई है उस साल मैं एंड तक भी ऑप्शनल भी कर रहा था, 2 हफ्ते पहले तक साइड बाय साइड, मतलब दिन के पहले 2 घंटे। बट वो क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, इस वजह से नए अटेम्प्ट गिवर्स को मेरा ये एडवाइस है कि एंड एंड के 2 महीने आप एकदम प्रीलिम सेंट्रिक प्रिपरेशन करें कि एटलीस्ट। नवंबर दिसंबर से आप प्रीलिम्स का स्टार्ट कर दे ऐसा से। नहीं, ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जनवरी से ठीक। मिड 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 फरवरी या मार्च से आप शुरू कर सकते हैं। मार्च। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है तो जनवरी से भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो वाला कर ले जो मैंने पीवाईक्यूज का बताया, कि हर दिन 25 क्वेश्चन और उनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे गलत ऑप्शंस के लिए। जी सर। तो सर मेंस की बात कर लेते हैं सर। तो सर मेंस में जैसे कि आपने ऑप्शनल मैथ्स को चुना सर, तो मैथ्स का तो नाम सुन के लोग बाग काफी डर जाते हैं और आपने तो ऑप्शनल मैथ्स चुन लिया सर। तो सर मैथ्स ऑप्शनल चुनने के पीछे सर क्या रणनीति रहनी चाहिए कि ग्रेजुएशन को देख के अपन ऑप्शनल चूज कर सकते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं सर? मतलब जनरली तो लोग ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को ही चुनते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन। जी सर। मेरा ये रीजन था कि मैथ्स एक ऐसी चीज है जो मैं अपने कैसे भी मूड में पढ़ सकता हूँ। अगर मैं बहुत खुश हूँ तो भी पढ़ सकता हूँ, बहुत उदास हूँ तो भी पढ़ सकता हूँ। और इस चीज से क्या होती है, कंसिस्टेंसी आती है, कि अगर आप मूड के इररिस्पेक्टिव पढ़ पा रहे हैं तो आप उसको डेली पढ़ सकते हैं। और ऑप्शनल आपका ऐसा है कि आपको डेली पढ़ने की जरूरत है, और डेली ज्यादातर टाइम देने की भी जरूरत है। इसलिए मैंने मैथ्स लिया था, क्योंकि इससे क्या है, कंसिस्टेंसी बन सकती है, और मेरे को इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में बचपन से ही। तो आप ऑप्शनल वही ले, मतलब हो सकता है वो आपके ग्रेजुएशन का, हो सकता है ना भी हो। मेरे कई भी ऐसे मित्र हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बट ऑप्शनल लॉ है उनका। अब स्कोर, जी सर। हाँ, स्कोर आपका कैसा रहे, क्या लो का रहे, वो आपकी पर्सनल उस पे है। कि जैसे मैथ्स में थोड़ी बाइनरी मार्किंग होती है, मतलब गलत आपने सही गलत आंसर लिखा तो पूरा 0 हो जाएगा। ये सारी चीजों का रिस्क होता है। बट मेन मेरे हिसाब से जो एक क्राइटेरिया है, जो एक ही क्राइटेरिया से मैंने लिया था, कि आपका इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप रोज पढ़ लें उसको। इसके अलावा मैंने जी कुछ सर। नहीं देखा था, ये भी मैंने नहीं देखा था कि इसकी कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। मैंने एक बार जब डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा, तो फिर मैंने देखा कि रिसोर्सेज इसके क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और शायद इसके अलावा मतलब मेरे जब फर्स्ट टाइम सिलेक्शन होता तो मैथ्स में मेरे मार्क्स कम थे, 247 ही थे। हो सकता हाँ है जी किसी सर। और में ज्यादा होते या कुछ नहीं होता, बट मैं मैथ्स के अलावा कुछ और पढ़ भी नहीं पाऊंगा जितना ऑप्शनल में पढ़ने की जरूरत है उतना। तो एनी केस आई वुड हैव टेकन मैथ्स, और इस बार आई आई गेव एक्स्ट्रा एफर्ट्स और मेरे अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में। जी सर, उसी की बात करते हैं सर। आपने जब आप 2023 में 247 मार्क्स प्राप्त किए सर मैथ्स में, और फिर अभी वर्तमान में 280 प्लस मार्क्स स्कोर करे, तो सर आपने क्या क्या सुधार करा सर? एक जो भी अपने सुधार करे आप सर, वो बताया सर। इसमें मैंने पीवाई क्यूज ज्यादा करे, जैसे मैंने बताया कि पीवाई क्यूज से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हर स्टेज पे। मतलब आप प्रीलिम्स हो या मेंस, आप पीवाई क्यूज को बहुत अच्छे से करें। तो मैंने इस बार हर चैप्टर के पीवाई क्यूज की लिस्ट प्रिंट आउट निकाल ली थी 15 साल की, और उनको 2-3 बार सॉल्व किया। प्लस एग्जाम सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट लिखे मैंने, ताकि एग्जाम एनवायरनमेंट का आदत रहे, 3 घंटे में वो कंप्लीट करने की आदत रही है। 2023 में मैं इतना नहीं कर पाया था, और इस बार बहुत ही शांत दिमाग से मैं गया था एग्जाम में। 2023 में मैं पढ़ने के चक्कर में मैं सोया भी बहुत कम था, और थोड़ा प्रेशर में ज्यादा ले लिया था मैंने। इस वजह से मेरी बहुत 30 मार्क्स की सिल्ली मिस्टेक हुई थी। और अगर आपकी एक्यूरेसी गिरती है मैथ्स में तो आपके मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली गिरेंगे। इस बार मैंने कोशिश किया कि मैं वो ना करूं। और सर
ऐसे ऐसे की क्या रणनीति थी सर आपकी? यार ऐसे में तो मेरे ऐसे 2023 में 126 आए थे और इस बार 101 आए हैं। तो मतलब मेरी रणनीति मुझे शायद नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जी सर। मेरी सर रणनीति उतनी एथिक्स। कंसिस्टेंट नहीं है। मैं इसमें बस ये कह सकता हूँ कि जब जैसे कुछ लोग पहला हर ऐसे से पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत होती है दोनों ऐसे के हाँ लिए। जी सर। तो मैं कहूंगा कि आप स्टार्टिंग में ही दोनों की कर लें, क्योंकि एंड में आपको जब एक ऐसे लिखने के बाद दूसरी करेंगी तो एक तो आपका दिमाग उस समय, लिखने के समय आपका दिमाग सिकुड़ता है, आप उस पर फोकस करके लिखते हो। सोचने के लिए आपका दिमाग डाइवर्जेंट होना चाहिए, तो दिमाग का शिफ्ट करना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज, उस समय टाइम आधा से ज्यादा जा चुका होता है। टाइम जी क्रंच में सर। सोचने में आपकी क्वालिटी गिरती है। तो स्टार्टिंग में जब आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो आप क्वालिटी सोच लें और फिर लिखें उसको। तो ये मैं कहूंगा। और और चूज चूज करना भी बहुत, मतलब मैंने तो हर 10 मिनट में स्टार्टिंग के सिर्फ चूज ही करता हूँ। मैं लिखता नहीं हूँ। मैं 5 मिनट एक सेक्शन का चूज करता हूँ, 5 मिनट एक सेक्शन का चूज करता हूँ। तो जी। टाइम ले, बट चूज ऑप्शन सही चूज करें कि किस पे आप ऐसे लिख रहे हैं। और सर ऐसे राइटिंग का एक फॉर्मेट भी होता है क्या सर? जैसे कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर कुछ? हाँ होता है। मतलब इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर आप उसके बॉडी में आप मल्टीपल चीजें लिखें उसके बारे में, और फिर उसे कंक्लूड करें। बट वो हर किसी का अलग होता है। बेसिक यही है, क्या इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी होगा, और थोड़ा एंड में कंक्लूडिंग होगा। बट वो किस तरह से कोई लिख रहा है वो थोड़ा वेरी करता है। मतलब मेरे हिसाब से एक आपका एक ऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। आप किसी को कॉपी ना करें, पढ़ लें, बहुत सारों के पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि लोग क्या लिख रहे हैं। बट खुद का एक डेवलप करने की कोशिश करें, उसके लिए थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। आपका खुद ही डेवलप होगा। जैसे कुछ लोग कहानियों से शुरू करते हैं, कुछ लोग डेफिनेशन या कोट्स किसी चीज से लगाते हैं। शुरू करते हैं, कोट से शुरू करते हैं, पोएम से शुरू करते हैं, एंड में कुछ एक कोट से खत्म करते हैं, कैसे भी खत्म करते हैं। बट वो हर किसी का डिपेंड करता है कि उसको क्या सबसे जी ज्यादा सर। हिट करता है, क्या सबसे ज्यादा उसको समझ आता है। तो उससे वो होता है। तो सर जैसे फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं सर, स्टार्टिंग वाले, तो सर उन एसेस के लिए सर क्या अपन पढ़ सकते हैं सर? कैसे कि यूपीएससी हर कुछ ही पूछ रहा है, तो सर कहाँ से पढ़ सकते हैं फिलोसॉफिकल एसेज को? कैसे डील करें सर? एक तो आप प्रैक्टिस करें। जैसे आप मॉक टेस्ट देखेंगे या फिर टॉपर कॉपीज देखेंगे, तो आजकल बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पे पूछा गया है उन्होंने। तो आप उसके बारे में देख लें कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है। अब इसमें ऐसे का मतलब मेरे पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट वो नहीं है स्ट्रेटेजी कि किस तरह से आप इसको एक लिखे। बिकॉज मैंने 23 में भी अपने ऑर्गेनिकली ही लिखा था जिस तरह से मैं लिखता हूँ, और 25 में भी वैसे ही लिखा था, और लेकिन मार्क्स मेरे बहुत ज्यादा ड्रॉप हुए। तो ना मैं बता सकता हूँ, ना मेरे हिसाब से मैं बताने लायक हूँ। तो आप उसको आप मेरे हिसाब से आप टॉपर कॉपीज पढ़ें और लिखने के खुद के स्टाइल थोड़ा ट्राई कर लें। उसके बाद तो फिर मतलब आई लीव इट टू योर बेटर जजमेंट कि आपको क्या वर्क करता है, वो आप देख लें खुद। और सर एथिक्स जो है, वो सबसे बड़ी दुविधा होती है सर। तो सर एथिक्स की कैसे डील किया जाए सर, एथिक्स को? एथिक्स में इस बार मेरे ठीक मार्क्स आए हैं। हाँ तो जी इस सर। बार अ, मैं क्या करता हूँ कि पहले केस स्टडी करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि 1.5 घंटे में वो खत्म हो। और उसके लिए मतलब मैंने एक सेट फॉर्मेट बना लिया था हर केस स्टडी को सॉल्व करने का, कि पहले मैं उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसमें जो भी हाँ जी पूछा है सर। उसको एग्जैक्टली आंसर करूंगा। और उसमें क्या है कि वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि व्हाट इज द राइट आंसर, क्योंकि उसका देर इज नो राइट आंसर। अब आप उस, जी सर। अब मान लीजिए कि अगर कहीं पर अ, कोई दंगा हुआ है, तो आप किस जी तरह से सर। उसको डील करते हैं, इसका कोई एक राइट आंसर नहीं है। वो आपको जी फिर सर। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी हार्म हो रही है तो उसको बचाना है, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उनको कंट्रोल करना है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप किसको किस तरह से करते हैं उस फैक्टर को डील, वो डिपेंड करता है। तो आई थिंक द एग्जामिनर इज नॉट लुकिंग फॉर अ राइट आंसर, द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर एन आंसर, एंड ही इज लुकिंग फॉर कि वो आंसर आप क्यों दे रहे हो, इज कि आप ये जो करना चाह रहे हो ये आप क्यों करना चाह रहे हो। द वाई जी सर। is more important than what. To बिल्कुल। be detailed in whatever you write, कि I would do this first because I believe that this is an immediate problem and this is an urgent problem, and since if this is not solved, other steps are
not as will not be as efficient, will not be as fruitful. तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल्ड में लिखना चाहिए अच्छे से, और फिर एंड में कंक्लूड में करता था कि बाय डूइंग दिस आई वुड हैव शोन द वैल्यूज ऑफ करेज, फोर्टिट्यूड, रेजिलियंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, एंड इस तरह से फाउंडेशनल वैल्यूज में लिखता था। जो पार्ट वन है उसमें मैंने कुछ चीजें किए थे कि जैसे वैल्यूज पे, हर वैल्यू पे मैंने एक कोट और उनका थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लिए थे। जैसे टॉलरेंस पे मंडेला का कोट है, गांधी जी का कोट है, तो ये सब याद कर लेते। ऑब्जेक्टिविटी में भी शायद दलाई लामा जी का कोट है, या फिर, तो हर वैल्यू पे आप कुछ कोट से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, और मैं हर वैल्यूज की बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे लीडरशिप में कि एम एस धोनी का कुछ एग्जाम्पल कि लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा को देना, मतलब ट्रस्ट इन टीममेट्स दिखाना। हाँ जी। या फिर पीएम मोदी जी का कि चंद्रयान 2 के बाद के सिवान जी को हक करके उनको मोटिवेट करना, इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाएं, इसमें आप टॉपर कॉपीज पढ़ें, देखिए कि क्या वो उन्होंने एग्जाम्पल्स लिखा है। हर एक पॉइंट के नीचे मैं एक एग्जाम्पल डालता था, तो वो एग्जाम्पल्स लोग फिक्शनल भी बनाते हैं, रियल लाइफ भी बनाते हैं। मैं जनरली रियल लाइफ बनाता हूँ क्योंकि मुझे वो याद रहता है। तो वो आप लिस्ट बना ले उसकी कि किस क्या क्या एग्जाम्पल्स है, हर पॉइंट का उसे सब्सटेंशिएट करें। वो एग्जाम्पल्स आपको टॉपर कॉपी से मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, जो आप रोज पढ़ें। खुद आप खुद भी समझ जाए, चैट जीपीटी से पूछ लें कि गिव मी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ टॉलरेंस, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ करेज, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेग्रिटी, इस तरीके से। तो आपको ये सब मिल जाएगा, और उसकी आप लिस्ट बनाए, याद करें और हर एग्जाम्पल में डालें उसको। जी सर। और सर आंसर राइटिंग की थोड़ी सी बात की जाए कि आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा ये समस्या रहती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करनी है। कुछ लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करने लग जाते हैं, कुछ कहते हैं कि पहले सिलेबस खत्म कर लो उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करें। तो सर आपने क्या रणनीति फॉलो करी थी सर आंसर राइटिंग के प्रति? मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग का कोई सही समय नहीं होता है कि आप खत्म करके ही शुरू करें। उसको आप जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। स्टार्टिंग में आप, जब आपका एक आंसर राइटिंग करने का तरीका बिल्ड नहीं होगा, जब आपको पता नहीं है बेसिक्स, तो उनको करने के लिए आप पांच पांच छह छह आंसर्स लिखें, जिससे आपको थोड़ा सा बिल्ड हो कि अच्छा ऐसे इंट्रोडक्शन होती है, ऐसे बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। 3 पार्ट्स इसके भी हैं। इसमें भी इंट्रोडक्शन आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, डेफिनेशन से, कोई करंट इवेंट से, कोई कोट से, या कोई मिशन के गोल से, या मल्टीपल चीजें हैं। ये आपको खुद से रिसर्च करके, आंसर लिख के, टॉपर कॉपीज पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो सुन के इसे समझ आएगा किस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, किस तरह से आप बॉडीज लिख सकते हैं, सिमिलरली किस तरह से कंक्लूजन लिखते हैं। ये भी आपको अपने पर्सनल रिसर्च से समझ आएगा। जैसे आप कमिटी के नाम के एंड से के नाम से एंड करें, या फिर किसी गोल से एंड करें। ये सारे बेसिक एलिमेंट्स समझने के लिए, सीखने के लिए, आप 5 6 क्वेश्चन थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी पे लिखना शुरू करें, हर 2 दिन में 5 या हर दिन 5। जब आपको ठीक ठाक समझ आ जाएगा कि आंसर एक लिखते कैसे हैं, तो आप फिर 3 3 घंटे के पेपर लिखें। 1.5 घंटे के, 1 घंटे के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मत लिखो, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ के आप 10 अच्छे आंसर लिख लोगे, पर आपको 20 लिखना है। सबसे बड़ा चैलेंज वही है। तो आप लिखो तो 3 घंटे के लिखो। और मेरा प्लस पॉइंट ये रहा या क्या कि जब पहला प्रीलिम्स नहीं निकला मेरा, तो मैंने अगले 3 महीने इस तरह से प्रिपेयर करा कि मेरा मेंस है, और मैंने उस समय कम से कम 30 फुल लेंथ के जीएस के पेपर लिख दिए थे, जिससे मेरा एक आंसर राइटिंग का वो बन गया मसल मेमोरी। और मेरा हर एग्जाम में हर एक पेपर 5 मिनट पहले खत्म हुआ है, फर्स्ट मेंस में भी और सेकंड मेंस में भी, इवन एथिक्स भी, क्योंकि मैंने इतनी बार लिख के प्रैक्टिस कर लिया था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका कोई क्वेश्चन छूटता है तो 1 2 नंबर तो एटलीस्ट जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप उसको खराब से भी लिखते तो 1 2 नंबर तो मिलते ही। तो और 1 2 मार्क्स से ही आपकी सर्विस भी चेंज हो जाती है, आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आंसर राइटिंग को आप जितनी जल्दी शुरू करें, स्टार्टिंग में एक वो बनाए स्टाइल, और फिर उसको 3 3 घंटे की दे, और फिर उसमें फिर वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं आप, मैप्स, डायग्राम्स, टेबल्स डाल के, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, ये सब डाल के, स्कीमेटिक्स बना के, और कीवर्ड्स डाल के, ये सब ये विद टाइम आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। जी सर। तो सर अंत में आप एक बार आने वाले अपने एस्पिरेंट्स को मेंस की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दीजिए सर कि ये फॉलो करना चाहिए।
कंक्लूड करते हुए सर। सबसे पहले तो यही कि जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करें तो आपका मेंस का एटलीस्ट 80 to 90% हो चुका हो। इसमें जी छोटे सब्जेक्ट जैसे सोशल स्टडीज, सोसाइटी, एथिक्स, ये सब भी हो चुका हो। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग ही मेन है, जैसे मैंने कहा। और फिर वैल्यू एडिशन करें उसको, और ट्राई करें कि हर पेज आप फिल करें। मतलब आपका कोई पेज खाली नहीं होना चाहिए। और टेबल्स, डायग्राम्स वगैरह जैसे मैंने बताया वो डालें। और इतना करेंगे तो आपका मेंस वो नहीं होगा, रुकेगा नहीं। और ऑप्शनल इज द मस्ट। मतलब ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आप लाएं एटलीस्ट। जिस तरह से अब कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है, एटलीस्ट 260 अगर आप लाते हैं तो ही आपका एक डिसेंट चांस है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट 260 आने चाहिए एटलीस्ट। तो ये आप लेके चलें, इससे आपका हो जाएगा। और आई विश एवरीबडी वेरी वेरी गुड लक इन द अपकमिंग एग्जाम्स एंड अदर इंटरव्यूज एज वेल। और कॉन्फिडेंट रहें और काम रहें। प्रिपेयर करें, अपने एंड से आप प्रिपेयर ही कर सकते हैं। उसके अलावा जो होगा भगवान अच्छा करेगा। तो सर इंटरव्यू की बात करते हैं। तो सर आपका इंटरव्यू का रिएक्शन कैसा था सर? इंटरव्यू का बोर्ड मेंबर कौन कौन से थे सर पहली आपके बार साथ? मेरा राज शुक्ला सर का बोर्ड था। मेरे तब जी 205 आए थे। और इस बार मेरा पहले दिन ही था। पहले दिन फर्स्ट लॉट संजय वर्मा सर का बोर्ड था। हर बार इंटरव्यू इस तरह से गया कि क्वेश्चन से ज्यादा एक कॉन्वर्सेशन बन के गया वो। इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। आप फ्रीली अपना स्टैंड लें और उसे बैक करें। वैसा ही है कि वो आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप कोई आंसर क्यों बोल रहे हो। तो वो क्यों आप उनको समझा दें कि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग। तो यही रहता है इसमें, मतलब बेसिक यही। तो सर सबसे फनी स्टोरी अबाउट इंटरव्यू सर, नहीं, ऐसा जो कुछ शेयर नहीं करना है। ऐसा कुछ चाहो? नहीं नहीं सर। जी। तो सर क्या क्या क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू के दौरान आपसे सर, कुछ शेयर करना चाहोगे आप? करंट अफेयर रिलेटेड, डैफ रिलेटेड, और कि आपका गोल, मतलब इससे बियॉन्ड कि जैसे मैं हॉबी में मेरी जो फिटनेस की चीजें थी, तो वाई दिस, इसका कुछ एक डिफरेंट साइड की, क्या ये खाना खाना चाहिए इंटरव्यू से पहले, इस तरह की चीजें वो बियॉन्ड द डैफ एंड करंट अफेयर्स पूछते हैं। बाकी तो इट्स यू नो बेसिकली कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट एज इफ देर इज अ पैरामीटर की इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे। और सर ये जो इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट होते हैं सर, देना ये देना रेलेवेंट है सर, या फिर देखिए, कितने देना चाहिए सर? पहली बार जब मेरा रियल टेस्ट, मेरा रियल इंटरव्यू था, तो वो लास्ट हफ्ते में था। तो फिर बस टाइम था, तो मैंने 12-13 मॉक दिए थे, जिससे मुझे हेल्प मिली थी। इस बार मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट पे था, तो मैं एक ही दे पाया था। तो उससे भी मुझे हेल्प हुई थी। तो मेरे हिसाब से देना जरूरी है। और उतना ही दें जितने में आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप पहले, जैसे आपको बाहर बहुत सीनियर लोगों से बात करनी है। जनरली हम डे टू डे लाइफ में उतने सीनियर लोगों से बात नहीं करते हैं। तो उसकी आदत के लिए आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। और वो जब आपको लगे कि हाँ मेरा अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाए, बस फिर रोक दीजिए। और सर सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि माध्यम कौन सा चुने सर, हिंदी माध्यम ठीक रहेगा, इंग्लिश माध्यम ठीक रहेगा? जिस तो भी सर माध्यम से आपके, आप अपनी बात बेटर बता पाए, उस माध्यम को चुने। ऐसा कोई वो क्राइटेरिया नहीं कि इस माध्यम में ज्यादा नंबर आते हैं। आने वाले प्रीलिम्स के लिए सर आपकी क्या सलाह रहेगी एस्पिरेंट्स को सर? वो मैं दे चुका हूँ, मतलब PYQs करें और थियोरेटिकली स्ट्रांग रहे अपने सब्जेक्ट्स में। तो धन्यवाद सर आपके, आपको कि आपने अपना कीमती समय सेशन को दिया। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सब। थैंक यू सर।